हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई कैसी चल रही है। देखिए, एक बात समझाना था कि अगर पढ़ाई रेगुलर करेंगे तो यही आसान हो जाएगी, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, कुछ भी। अगर एक आप दुकान खोलते हैं और डेली जाते हैं टाइम से, और टाइम से ही वापस आते हैं, 9 से 6 अगर मान लीजिए दुकान का टाइम है, और डेली आप इस हिसाब से जाते हैं टाइम से, तो दुकान अच्छी चलेगी, चांस ज़्यादा है चलने का। ऐसे ही पढ़ाई का अगर टाइम बना रहे, डेली पढ़ो। ये नहीं कि एक दिन दुकान खोले अगले दिन बंद रहे तो दुकान नहीं चलेगी, कस्टमर वापस जाएंगे। उसी तरीके से पढ़ाई आज किए कल नहीं किए तो ये भी नहीं आएगी। कितना भी कमजोर बच्चा होगा, कितना भी कमजोर बच्चा अगर डेली पढ़ेगा एक ही चीज तो उसे क्यों नहीं आएगा। लेकिन पढ़े, सबसे मेन होता है अपने दिमाग को 3 घंटा 4 घंटा किताब के पास रखना, किताब के साथ रखना, ठीक है, हो जाएगा। आज हमारा टॉपिक है साउंड, जो कि फिजिक्स क्लास 9 का है, जिसमें हमें पढ़ना है डिफरेंसेस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। देखिए, मेनली जो साउंड के टाइप होते हैं, 2 होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, जिसे हिंदी में अनुप्रस्थ कहते हैं, इसको अनुदैर्ध्य कहते हैं। अब बात आती है कि सर ये 2 टाइप किस बेस पे है, तो इसका बेस है कि ये इनके चलने का जो है, प्रोपेगेट करने का, ठीक है ना, प्रोपेगेट करने का क्या स्टाइल है, ये किस तरीके से आगे बढ़ते हैं तो वेव, ये किस तरीके से आगे बढ़ती हैं, ठीक है ना, किसी मीडियम में किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, उसी पर ये दोनों डिफरेंस है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। तो देखिए, पहला है पार्टिकल वाइब्रेट इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ये क्या होती है कि जैसे कि यहां से यहां तक क्या है, प्रोपेगेशन ऑफ वेव हो रहा है, प्रोपेगेशन हो रहा है, ठीक है ना, संचरण हो रहा है। संचरण का मतलब होता है ध्वनि का संचरण, ठीक है ना, ध्वनि का संचरण हो रहा है, इसे साउंड, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड कह लीजिए, हिंदी में क्या कहेंगे, ध्वनि का संचरण हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये जो होगा पार्टिकल, इसके जो होंगे ना, कैसे पैरेलल मूव करेंगे, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, इस डायरेक्शन में हो रहा है प्रोपेगेशन तो पैरेलल करेंगे। इसके लिए देखिए, इसमें एक चीज होती है कि पैरेलल का मतलब समझ रहे हैं ना, क्या होता है, जैसे ये है ना लाइन, इसके पैरेलल का मतलब ऐसे उसी डायरेक्शन में, ठीक है ना, उसी डायरेक्शन में, ऊपर नीचे नहीं करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे तो वो ट्रांसवर्स हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसमें जैसे बता रहे हैं, देखिए ये कंप्रेशन है, ये रेयरफैक्शन है, ये फिर कंप्रेशन है। तो याद रखिए, जो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन इसके फॉर्म में चलता है। यानी यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पर पार्टिकल बहुत पास पास है, प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पर दूर दूर है तो इसे रेयरफैक्शन बोलेंगे, इधर फिर पास पास है कंप्रेशन बोलेंगे, इस फॉर्म में आगे बढ़ता है। तो हम ये भी कह सकते हैं सेकेंड पॉइंट में कि कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन फॉर्म, ठीक है ना, इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन फॉर्म होता है। यानी ये प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इस डायरेक्शन में है तो उसी के पैरेलल में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन फॉर्म होगा और ये साउंड ट्रेवल करेगा। तीसरा इसमें देखिए क्या है कि इसमें क्या होता है कि प्रोपेगेट थ्रू आर मीडियम, प्रोपेगेटेड थ्रू आर मीडियम, ठीक है, मीडियम क्या होता है, माध्यम जिससे ये ट्रेवल करेगी, प्रोपेगेटेड थ्रू आर मीडियम। आर मीडियम में क्या हो जाएगा, लिक्विड, सॉलिड पहले रहेगा ना जी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों मीडियम में फ्लो करेगा, प्रोपेगेट करेगा। एग्जांपल में देखिए क्या है, एग्जांपल में हो गया आपका साउंड वेव। कौन सी वेव, साउंड वेव। और साउंड वेव कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, सॉलिड में भी जाती है, लिक्विड में भी, गैस में भी, लेकिन साउंड ट्रेवल करता है सबसे फास्ट सॉलिड में, याद रखिएगा। और इस पर टेम्परेचर का भी असर होता है, टेम्परेचर ज्यादा होगा साउंड की स्पीड भी ज्यादा होगी।
वो बताएंगे आगे चल के। तो ये हो गया आपका 3 पॉइंट और एक एग्जांपल हो गया। और यहाँ ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा, इसमें ट्रफ और क्रेस्ट फॉर्म होते हैं, क्रेस्ट एंड ट्रफ, TROUGH आर फॉर्म्ड। और वो कैसी होती है, ये वाली वेव इस तरीके से बनती है। देखिए ये प्रोपेगेशन हो रहा है, यानी यहाँ पर प्रेशर है या डिस्टरबेंस है, तो याद रखिएगा इस तरीके से ये जाएगी, ठीक है ना। ये वेव ट्रांसवर्स वेव इस तरीके से, ये मीडियम है, तो इसमें कैसे जाएगी, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, इधर ही जा रही थी, इसके परपेंडिकुलर है। देखिए ये यहाँ पर परपेंडिकुलर अप और डाउन ये ट्रेवल करती है। तो ये दोनों का आपने डिफरेंस देखा। और क्रेस्ट कहते हैं जो सबसे हाई पॉइंट होता है, ये क्रेस्ट हो गया, ये भी क्रेस्ट हो गया, और नीचे जो होता है ये, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रफ, TROUGH, ठीक है। अच्छा, प्रोपेगेटेड थ्रू ऑल मीडियम सॉलिड लिक्विड, नहीं इसमें सॉलिड लिक्विड में तो करती है, गैस में नहीं ना। इट कैन प्रोपेगेटेड इन सॉलिड एंड सरफेस ऑफ लिक्विड, नॉट इन गैस। ये गैस में ट्रैवल नहीं कर पाती है, कौन, ट्रांसवर्स वेव। और इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है लाइट वेव, ठीक है। प्रकाश की किरण, लाइट वेव, ट्रांसवर्स वेव। तो ये दोनों में डिफरेंस है, आप देख सकते हैं, और इसे नोट करिए। फिर नेक्स्ट हम लिखा रहे हैं। चलिए ये हो गया होगा आपका, ठीक है, इसे हम मिटा दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। साउंड की क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण दोष है, जिससे उसके हम बारे में अच्छे से जान सकते हैं। तो हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ठीक है ना। तो इसमें 3 होती हैं कैरेक्टरिस्टिक, एक होती है फ्रीक्वेंसी, और दूसरी होती है आपकी फ्रीक्वेंसी के बाद है एक चीज और है, टाइम पीरियड, और तीसरा है आपका स्पीड, ठीक है ना। और इसे कहते हैं ध्वनि की विशेषताएं। किन बातों पर डिपेंड करती है ध्वनि की विशेषताएं, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और स्पीड। फ्रीक्वेंसी को सबसे पहले जानेंगे, यहां पर हेडिंग डालेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हिंदी में कहते हैं आवृत्ति, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसको न्यू से दर्शाते हैं, NU, यानी कि इसको बोलते हैं न्यू, लेकिन ये रहता है जैसे ना V की तरह से रहता है, इस तरीके से, तो इसे हम लिखते हैं, इसका सिंबल है। तो ये क्या होता है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन by a wave made in 1 second। चलिए, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन बाय अ वेव मेड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जो कंपन होता है, ठीक है ना, या दोलन होता है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, यानी उसकी संख्या को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, यानी द नंबर ऑफ ऑसिलेशन बाय अ वेव मेड इन 1 सेकेंड। किसी भी तरंग द्वारा 1 सेकेंड में जितना दोलन होता है या जितना कंपन होता है उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जरा देखते हैं ये कंपन का मतलब क्या होगा। जैसे कि मैंने क्या किया, चलिए, अगर मैंने एक ऐसे स्कूल का घंटा है, उसको ऐसे मारा, आवाज आई टन, वो 1 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेशन हुआ है उसका, वही हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। अच्छा, मैं एक बात और एग्जांपल ले लूं, जैसे मैं 1 सेकंड में 4 वर्ड बोल दूं, अगर जैसे कि मैं बोल रहा हूं, सुनिए, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, स्पीड, साउंड, मान लो
अगर 1 सेकंड में मैं 2 ही बोल लूं, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड, मान लो 1 सेकंड में 2 बोल दिया तो हमारी फ्रीक्वेंसी 2 हुई। फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 2। 1 सेकंड में आप जो वर्क करते हैं ना, अगर आप सिंपल भाषा में समझे, जैसे मैं क्या बोला, यहां पर मैं लिख दूं मैन, MAN, तो मान लो 1 सेकंड में मैंने लिखा, तो 1 सेकंड में मेरी फ्रीक्वेंसी 3 वर्ड लिखने की हुई, एक M है, एक A है, एक N है। तो इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी जब होती है आपकी साउंड में, तो क्या होता है कि द नंबर ऑफ ऑसिलेशन बाय अ वेव मेड इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में। जैसे आप देखो इस तरीके से वेव जा रही है अप डाउन, तो देखो यहां से लेकर के ए पॉइंट से लेकर के जब ये फिर से यहां पर पहुंचती है बी पर, तो इसे कहते हैं 1 ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं? 1 ऑसिलेशन। तो 1 सेकंड में कोई वेव इस तरीके से कितना ऑसिलेशन कर पा रही है, वही होती है फ्रीक्वेंसी। आप समझ गए होंगे आप, ठीक है। और जैसे मैं अगर कहूं कि 1 सेकंड में मैं 2 वर्ड ही बोल पाता हूं, तो मेरी बोलने की फ्रीक्वेंसी 2 वर्ड हुई फ्रीक्वेंसी, लेकिन 1 सेकंड में। अब ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इसे किससे दर्शाते हैं? न्यू से। अब इसका भाई है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड भी लिखेंगे। टाइम पीरियड को बोलते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल इसको टी से दिखाते हैं, टी से, टाइम पीरियड टी से। तो क्या होता है? ठीक है, टाइम कंप्लीटेड टाइम टेकन बाय वेव फॉर कंप्लीटिंग 1 ऑसिलेशन और वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ये क्या चीज है? टाइम टेकन बाय अ वेव फॉर कंप्लीटिंग 1 ऑसिलेशन और वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन को पूरा करने में कोई वेव कितना टाइम लेती है, ठीक है ना, उसे कहते हैं टाइम पीरियड। जैसे मैंने फिर से मैं बोल रहा हूं, यहां से जा रही है वेव और मान लो यहाँ A है, यहाँ B है, तो इसको यहां से यहां तक कंप्लीट करने में कितना टाइम आ रहा है, क्योंकि ये 1 वाइब्रेशन है, तो 1 वाइब्रेशन या 1 ऑसिलेशन है, तो इनको कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा टाइम पीरियड, जिसे टी से लिखते हैं। इसे नोट करिए, ठीक है। तो ये हो गया। इन दोनों में क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन, अगर हम देखा जाए, रिलेशन बिटवीन ये न्यू एंड टाइम पीरियड टी, यहां टी था, ठीक है ना। यहां पर बोलेंगे रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी और किसका रिलेशन? टाइम पीरियड का। तो कैसे होता है? टाइम या फ्रीक्वेंसी न्यू, ये न्यू है, इज इक्वल टू 1/t। अब समझ रहे हैं आप ये क्या है? टाइम पीरियड है। ये टाइम पीरियड को सेकंड में लेते हैं, सेकंड में, ठीक है ना, और इसको लेते हैं हर्ट्ज में। ये आवृत्ति है, ठीक है, आवृत्ति। तो इन दोनों में यही रिलेशन है। ये रुडोल्फ हर्ट्ज नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इन पर रिसर्च किया था, तो इनके नाम से ही फ्रीक्वेंसी का नाम, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज है और टाइम की सेकंड है। तो v कैसे, ये न्यू कैसे रिलेटेड है? 1/t से। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर मिटा करके आगे लिखते हैं। चलिए देखते हैं स्पीड क्या होती है। इस साउंड की स्पीड के लिए, द स्पीड ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस विच अ पॉइंट ऑन अ वेव सच एज कंप्रेशन और रेयरफैक्शन ट्रेवल पर यूनिट टाइम। अच्छा, स्पीड का फार्मूला होता है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब क्या हो जाएगा कि इसमें पर यूनिट टाइम का मतलब क्या हो जाएगा? इसको अगर हम लिखना चाहें तो वेलोसिटी, स्पीड को हम v से लिखते हैं, ठीक है, v।
ठीक है, v से लिखेंगे, v इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम t, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस को ना इसमें लिखते हैं लैम्डा से, वेव की डिस्टेंस अभी हम बता देंगे क्यों लैम्डा लिखते हैं, ये लैम्डा इसका नाम है, अभी बताते हैं क्या होता है। तो देखिए, द स्पीड ऑफ अ साउंड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस विच अ पॉइंट ऑन अ वेव के अंदर, जैसे कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होता है ना, वो ट्रेवल्स करते हैं, यानी दूरी कुछ तय करेंगे रेयरफैक्शन और कंप्रेशन में, तो उनको पर यूनिट टाइम में कितना वो दूरी चल रहे हैं वही उनकी हो जाएगी स्पीड, ठीक है, स्पीड हो जाएगा। वैसे ये फार्मूला आप जानिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मैं एक बात बता रहा हूँ, ये लैम्डा क्या है, लैम्डा होता है वेवलेंथ, ठीक है, ये जानना जरूरी है, वेवलेंथ LENGTH वेवलेंथ, और इसे कहते हैं तरंग दैर्ध्य, और तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से दिखाते हैं, ये लैम्डा है, भाई ऐसा नाम है तो मैं क्या करूं, ठीक है। वेवलेंथ क्या होता है, जैसे कि मैंने बनाया एक वेव, ठीक है ना, और यहां से स्टार्ट किया, मान लीजिए, देख रहे हैं आप, और यहां से स्टार्ट किया, चलिए कोई बात नहीं है, करिए। अब ये होता है क्रेस्ट, तो ये भी होता है क्रेस्ट, एक तरफ का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है क्रेस्ट, लोवेस्ट पॉइंट होता है ट्रफ, ये भी लोवेस्ट है तो ये भी ट्रफ, सीरियल वाइज से ट्रफ, यानी कि ट्रफ फिर क्रेस्ट नहीं, क्रेस्ट ट्रफ, तो बोला इनके बीच की दूरी लगातार से लैम्डा होती है, ये डिस्टेंस होती है, याद रखिएगा डिस्टेंस, तो यही डिस्टेंस जगह लैम्डा लिया गया था, और ये भी वही उसी के बराबर आ जाएगी, ये भी लैम्डा है, ठीक है ना। तो इन दोनों क्रेस्ट के बीच में या ये ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होती है ना, वही लैम्डा कहते हैं, लेकिन ये दोनों लगातार से आने चाहिए, क्रेस्ट लगातार से, ये नहीं कि क्रेस्ट एक ट्रफ, नहीं, क्रेस्ट और क्रेस्ट। तो इसकी डेफिनेशन है द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crest or trough is called wavelength, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, यानी कंसेक्यूटिव है, एक के बाद एक है, एक के बाद एक, इनके बीच की दूरी है, तो ये दूरी लैम्डा है, तो लैम्डा का मात्रक हो जाएगा मीटर, यानी कि इसका लैम्डा का मात्रक किसमें नापेंगे, मीटर में। आप समझ जाइए, दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। तो ये नोट करिए, फिर मिटा करके हम लिखते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है, नोट करिए। ठीक है, चलिए वेवलेंथ हो गया। अच्छा, वेवलेंथ का फार्मूला हमने, सॉरी, ये स्पीड का फार्मूला हमने क्या लिखा है, v इज इक्वल टू डिस्टेंस लैम्डा अपॉन टाइम t। तो ये टाइम t है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/t, इसे हम लिख सकते हैं लैम्डा मल्टीप्लाई 1/t, इसी को, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई टी, यही, और 1/t को हम जानते हैं कि हमने लिखा था कि ये न्यू है, न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t होता है, तो हम पूरे इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये न्यू लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला आ जाएगा v, वेलोसिटी v या स्पीड इक्वल टू हो जाएगा, लैम्डा तो पहले से था और 1/t की जगह क्या है, न्यू आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं लैम्डा न्यू को थोड़ा मैंने थोड़ा v से थोड़ा अलग बना दिया है ताकि आप समझ जाएं कि ये है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एक फार्मूला ये भी आता है जो कि यूज होता है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, तो इसे नोट करिए फटाक से, तो मैं अभी नोट कर लिए होंगे या तो पास कर लीजिएगा। चलिए एक काम करते हैं, इसे मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाक से। ये क्या हो गया, अच्छा ये यहां पर क्या होता है, डेंसिटी और प्रेशर होता है, क्या होता है, डेंसिटी और प्रेशर होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है,
किसकी, मीडियम की मीन पोजीशन है ये, और इसी के डायरेक्शन में क्या होगा, वेव मूव करेगी, प्रोपेगेट करेगी वेव। अब याद रखिए हमको पढ़ना है एम्पलीट्यूड। क्या पढ़ना है, एम्पलीट्यूड। इसे हिंदी में कहते हैं आयाम। आयाम क्या होता है जानते हैं, देखिए किसी भी मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना वेव का, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, वही होता है एम्पलीट्यूड। जैसे ये जो वेव है ना ऊपर इतना गई, सबसे ऊपर तो यहीं पर होगी, तो यहां से मीन पोजीशन के बीच की दूरी अगर इसे x कर लूं तो ये y, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, यहां से इसके बीच की दूरी अगर ये x है तो ये y, चलो इसको भी y मान लेते हैं। तो जितना ये ऊपर गई है उतना ही नीचे गई है, तो यही एक तरफ का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वही होता है एम्पलीट्यूड। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ साउंड ऑफ अ वेव ऑन either side of its mean position is called amplitude। ठीक है, आयाम ए से लिखते हैं। ठीक है, ये क्या है फिर से देख लो, ये वेव ट्रेवल कर रही है ऐसे ऐसे, तो इसकी मीन पोजीशन कौन है, ये बीच वाली लाइन है मीन पोजीशन, और इससे अपवर्ड या डाउनवर्ड जो सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है वही होता है एम्पलीट्यूड। करता हूं ये, ठीक है। चलिए इसे नोट करते हैं, नोट कर लीजिए आप। चलिए फिर कुछ और भी देख लेते हैं कि वेव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ होता है, देखते हैं क्या है। एक होती है, देखिए सॉफ्ट साउंड कैसे जनरेट होती है जी। सॉफ्ट साउंड होती है और एक होती है लाउड साउंड। ये दोनों डिपेंड करती हैं एम्पलीट्यूड पर। जैसे ये देखिए, ये आपका हो गया वेव डिस्टरबेंस, यहां पर हो रहा है वेव का डिस्टरबेंस। अब कहेंगे ये क्या है, तरंग विक्षोभ, हिंदी में कहेंगे तरंग विक्षोभ, तरंग में परिवर्तन हो रहा है। तो ये मान लीजिए, देखिए इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। और ये क्या है आपका, मीडियम है जिससे ट्रेवल कर रही है क्या, वेव। तो याद रखिएगा ये जो है ना ये होगा ए का मतलब एम्पलीट्यूड, ये भी ए होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कम होगा। सॉफ्ट साउंड में ए क्या होगा, लेस होगा, कम आयाम होगा। अगर तो कैसी साउंड होगी, तो साउंड हो जाएगी सॉफ्ट साउंड। लेकिन लाउड साउंड में क्या होगा, सेम कंडीशन में देखिए, सेम कंडीशन देखिए, इसमें ए कितना ज्यादा है इससे, तो ए ज्यादा है तो एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम ज्यादा होगा, तो ये साउंड कैसी हो जाएगी, लाउड हो जाएगी। तो इस तरीके से ग्राफ में ये बनता है। अब एक चीज और देखेंगे आप कि एक होता है हाई पिच और लो पिच साउंड। जैसे कि क्या हो गया, लो पिच्ड साउंड, ये कैसे होती है, लो पिच साउंड के लिए सेम अगर मैंने ग्राफ बनाया ऐसे, तो क्या होगा, ऐसे मान लीजिए जा रहा है, ठीक है। और ये है आपका वेव डिस्टरबेंस, ठीक है। और ये है मीडियम, ठीक है, मीडियम, ठीक है, जिसमें ट्रैवल करिए। तो अब कहोगे कि सर लो पिच साउंड कैसे हम जानेंगे, तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है लो होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी, लो होगी। क्या होगी, लो, यानी अगर लो पिच साउंड है तो फ्रीक्वेंसी भी लो होगी। फ्रीक्वेंसी लो का मतलब ये नंबर ऑफ टर्न जो है 1 सेकंड में कम करेगा, कम ऑसिलेट करेगा। लेकिन अगर यहीं पर आप देख रहे हैं कि मैंने ले लिया है, ठीक है,
एक सेकंड में एक देखो, एक सेकंड में ये देखो एक ही ऑसिलेशन कंप्लीट कर पा रही है, दूसरा तो अभी नहीं हुआ है, एक ही ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है एक सेकंड में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी लो है। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये हो जाएगी हाई पिच साउंड। क्यों होगी हाई पिच्ड साउंड? हाई पिच साउंड तब होगी जब ये एक सेकंड में, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? हाई होगी ना, उच्च आवृत्ति होगी। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? उच्च आवृत्ति, उच्च आवृत्ति होगी। ठीक है, चलिए कैसे हो जाएगी? जब यहां से एक सेकंड में जो ऑसिलेशन है ना बहुत ज्यादा होगा, तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, इसलिए हाई पिच साउंड होगा। तो हमने क्या सीखा? सॉफ्ट साउंड, लाउड साउंड, लो पिच साउंड और हाई पिच साउंड। बाकी जो जितना भी अब टॉपिक बचा हुआ है उसे एक दो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे तो ये फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद क्लास 10 की फिजिक्स स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं।